Hello, my dear students. Welcome to Enjoy Biology with RK मिश्रा। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि अब एग्जाम का समय नजदीक से भी नजदीक आ गया है। यानी अब हर दिन पढ़ने का है बेटा। एक दो बच्चे बीच में एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो उनके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। बेटा मन में कोई विचार लाने का नहीं, और किस्मत में नहीं था ये सोचने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके किस्मत में है, इसीलिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो। बेटा हाथ की लकीरों में तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी होती है। हाथ की लकीरें तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम जिंदगी में क्या करोगे। मैंने तो यह देखा है कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत भी जिनके हाथ होते हैं उनसे कहीं बेहतर होती है। यानी हमारी किस्मत, आपकी किस्मत, सबकी किस्मत हाथों की लकीरों का मोहताज नहीं है। यानी कि सबकी किस्मत एक ही चीज पर डिपेंड करती है, वो है मेहनत। अगर आपकी मेहनत की तलवार धारदार होगा तो हाथों की लकीरों पर चीर के आप अपनी किस्मत बदल भी सकते हो और नई इबादत लिख भी सकते हो। तो उठो, जागो और संघर्ष करते रहो जब तक कि सफलता मिल नहीं जाता। तो बेटा आज हम लोग इसी सफलता और संघर्ष के कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम का एक नया टॉपिक, जो कि नीट और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। तो चलिए बेटा तैयार हो जाइए। चलो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी। याद रखना प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी तो सबसे पहला प्रोडक्टिविटी जो है ये एक प्रोडक्शन इकोलॉजी है। प्रोडक्शन इकोलॉजी है, याद रखिएगा ये प्रोडक्शन इकोलॉजी है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिएगा, ये प्रोडक्शन इकोलॉजी है। अब आया कि सर प्रोडक्शन इकोलॉजी मतलब क्या, किसको कहते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी? तो प्रोडक्शन इकोलॉजी डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ, या कह सकते हैं द रेट ऑफ प्रोडक्शन, द रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर या मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बायोमास। क्लियर? यानी कि प्रोडक्शन का मतलब ही है कि बायोमास का प्रोडक्शन। इकोलॉजी में मतलब बायोमास का प्रोडक्शन। और ये कौन करेगा? तो प्रोड्यूसर करेगा। कौन करेगा? प्रोड्यूसर। हमेशा दिमाग में रखिएगा। यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर जो है ये क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करते हैं। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शंस करते हैं तो याद रखिए ये प्रोडक्शन किस प्रोसेस से? तो बाय फोटोसिंथेसिस। बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्शंस होता है। याद रखिए किससे? फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्शन होता है। यानी कि प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। प्रोड्यूसर करेगा किस प्रोसेस से? बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये प्रोडक्शंस होगा। और प्रोड्यूसर में हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर क्या क्या हो सकता है बेटा? तो प्रोड्यूसर जो होगा वो ब्लू ग्रीन अलगी, मतलब साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए ब्लू ग्रीन अलगी मतलब साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा ब्लू ग्रीन अलगी मतलब साइनोबैक्टीरिया। आपको पता होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया ये फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक
ऑर्गेनिज्म कौन सा है बेटा? साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया था। और इनके पास क्या होता है? हैविंग, याद रखिएगा, क्रोमेटोफोर। क्या रहता है बेटा? क्रोमेटोफोर, याद रखिएगा। ये क्रोमेटोफोर्स जो होता है, जिसके कारण इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ये एक मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो बहुत सारे पिगमेंट रखते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। समझ गए? तो इसके पास क्या रहता है? क्रोमेटोफोर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बार बार आते हैं। तो क्रोमेटोफोर रहने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और बाद बाकी तो आप जानते ही हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, अलगी होता है बहुत सारे, और प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ये सब के अंदर भी क्या आता है बेटा? सबके अंदर, चाहे ये हो, सबके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रहेगा ही रहेगा। क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। यानी कि सीधा मतलब प्रोडक्टिविटी का कि सनलाइट आया, सनलाइट, ये सनलाइट किसको मिला? प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को मिला। और ये प्रोड्यूसर क्या किया? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या बना? फूड। और फूड मतलब बायोमास, बायोमास, बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। और यही पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाया? इसी पूरे प्रोसेस जो है किसी टाइम में अगर हो रहा है, अगर हम टाइम को रिफरेंस माने, तो प्रोडक्टिविटी कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। और यहां जो सनलाइट है, ये सनलाइट, ये क्या बेटा? एनर्जी इनपुट है। ये क्या बेटा? एनर्जी इनपुट है, एनर्जी इनपुट है, एनर्जी इनपुट है, याद रखिएगा। और ये एनर्जी इनपुट किसी भी इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेन रखने में और सेल्फ रेगुलेटिंग करने में मदद करता है। यानी कि ये जो सनलाइट है, याद रखिएगा, हेल्प्स टू सस्टेन या हेल्प्स टू सेल्फ सस्टेन and regulate ecosystem and energy flow, energy flow। याद रखिए, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि ये प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन इकोलॉजी। प्रोडक्शन इकोलॉजी क्या है? तो ये डील्स विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास। मतलब ये प्रोडक्टिविटी कौन करेगा? ये बायोमास का प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। प्रोड्यूसर करेगा भैया, प्रोड्यूसर कौन है? बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है, लेकिन मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर। यानी कि क्रोमेटोफोर
बहुत सारे पिगमेंट को कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस होता है जिसके कारण, और ये फोटोसिंथेसिस होने के कारण ही इसको प्रोड्यूसर मानते हैं हम लोग, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मानते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन, अलगी, प्लांट, ये सब कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसके पास क्लोरोफिल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और भी सारे हैं, जेंथोफिल और भी सारे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जिसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि सिंपल में सनलाइट प्रोड्यूसर के पास आया, फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना। फूड मतलब बायोमास, मतलब ऑर्गेनिक मैटर, यानी किसी टाइम में सनलाइट के कारण प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस किया और जो फूड बनाया, जो प्रोड्यूस किया, वही प्रोसेस ही प्रोडक्टिविटी कहलाती है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? देखो बेटा, मेरी कोशिश वही है कि एनसीईआरटी का हर लाइन आपको समझाए, ऐसा नहीं कि यहां आके एनसीईआरटी बोर्ड पे लिख दे और आपको समझ में ना आए, 4 बार हु हा करो और आपको कंसेप्ट ना मिले, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन आप रटो। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि आपको नीट में एक साथ फिजिक्स भी पढ़नी होती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है और बायोलॉजी भी पढ़नी होती है, और 3 घंटे में वो सारे चैप्टर को एक साथ दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगर अच्छे से आप नहीं समझे रहोगे तो कंसेप्ट आपका डेवलप नहीं होगा, तो क्वेश्चन में आपको रट्टाफिकेशन नहीं आएगा, कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते रहिए, और बोर्ड बुक और एनसीईआरटी दोनों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास में जो बच्चे बोर्ड के हैं उनको अच्छे से हो जाए। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि क्लास में ये टॉपिक 10-15 क्लास तक टीचर लेते हैं, लेकिन हम आपको कम से कम क्लास में बेहतर रिजल्ट देंगे, ये हमारा वादा है। इसको लिखिए बेटा। अब देखो बेटा, प्रोडक्टिविटी का डिफिनेशंस क्या है, टाइप्स क्या है, जीपीपी क्या है, एनपीपी क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस क्या है, वो सब के बारे में उसका डिफिनेशन सब कुछ एक एक करके अब देखने वाले हैं हम लोग। देखिए बेटा, एकदम फोकस कीजिए। प्रोडक्टिविटी, जैसा कि हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, क्या है? द रेट, याद रखिएगा बेटा, जैसे ही रेट आ जाए मतलब इसमें टाइम लगा रहता है, बिना टाइम के रेट नहीं लिख सकते। यानी कि बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है किसी टाइम इंटरवल में, तो इसीलिए रेट हम लिखते हैं हमेशा। तो द रेट ऑफ बायोमास, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि बायोमास जब भी मेजर किया जाता है तो इसमें ड्राई वेट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ड्राई वेट, नेवर फ्रेश वेट, क्योंकि फ्रेश वेट में वाटर ज्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी बायोमास का जब कैलकुलेशंस करते हैं तो ड्राई वेट में करते हैं। किस में करते हैं बेटा? ड्राई वेट में करते हैं। तो बायोमास किसका? प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, या द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, या द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा? तो वेट के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एनर्जी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हमको एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आपने न्यूट्रिशंस वगैरह में पढ़ा होगा, किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, या आप देखोगे कोई भी जंक फूड, याद रखिएगा, कोई भी जंक फूड, कुरकुरे वगैरह का पैकेट वगैरह देखो तो उसके पीछे है ना, उसके रैपर्स पर जरूर लिखा होगा कैलोरी, किलो कैलोरी, है ना। कैलोरी या किलो कैलोरी में जरूर एनर्जी के बारे में दिया रहता है कि ये खाने से कितना किलो या कितना किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगा।
तो यहां पर भी जब भी हम एनर्जी की बात होती है, यानी कि एनर्जी के टर्म में जब भी प्रोडक्टिविटी को हम एक्सप्रेस करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और अगर वेट में करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन जब दो बड़े बड़े इकोसिस्टम का कंपैरेटिव आइडिया डेवलप करने के लिए हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वेट लेते हैं और एनर्जी लेते हैं। यानी जो कंपैरेटिव प्रोडक्टिविटी है किसी भी डिफरेंट इकोसिस्टम में, तब उसको हम एक्सप्रेस जो करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और वो एनर्जी के टर्म में। क्लियर? यानी कि हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या है। अब इसके बाद आते हैं कि अगर इसके टाइप्स को देखें तो दो टाइप्स होते हैं। एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या बेटा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं जीपीपी। क्या बोलते हैं बेटा? जीपीपी। और दूसरा जो होता है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं बेटा एनपीपी। क्या बेटा? एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स होते हैं, जीपीपी और एनपीपी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस मतलब होता है कंप्लीट, और हमने अभी पढ़ा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करता है? तो वो प्लांट करता है। और प्लांट करेगा तो क्यों करेगा? फोटोसिंथेसिस के दौरान करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए और एनर्जी इनपुट चाहिए, यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। यानी कि वो प्रोडक्टिविटी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहां देखो कि जीपीपी द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, याद रखिएगा कौन सा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर। अभी बताएं ऑर्गेनिक मैटर कहिए या बायोमास कहिए। कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के क्रम में जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जैसे ही फोटोसिंथेसिस आ गया, तो फोटोसिंथेसिस आ गया तो लाइट आएगा, लाजमी है ना? यह स्वाभाविक है कि लाइट आएगा। लाइट इज द इनपुट है, वो इनपुट है किसी भी इकोसिस्टम का। एनर्जी है, यानी कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट है। ठीक है? कुछ कंडीशन को छोड़ के लगभग सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम, कुछ जगह छोड़ के। ठीक है? अब आता है कि यह एस्टिमेटेड किया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो हम ईदर किसमें बेटा? क्लोरोफिल कंटेंट। हाँ, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। यह बात अलग है कि क्लोरोफिल या तो क्लोरोप्लास्ट में रहे या क्रोमेटोफोर में रहे, लेकिन क्लोरोफिल इज अ वेरी वेरी एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल रहना जरूरी है। अब कितना क्लोरोफिल है, कैसा अरेंजमेंट है उसका, इस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इट इज एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ ईदर क्लोरोफिल कंटेंट। कैसे? क्लोरोफिल पर ग्राम ड्राई वेट, यानी कि क्लोरोफिल का जो वेट है वो हम ड्राई वेट में यहां भी लेंगे, यूनिट एरिया। यानी कि क्लोरोफिल का पर ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया में कितना है उस पर डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस, और उस पर डिपेंड करेगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसीलिए लिखा कि इट इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ ईदर क्लोरोफिल कंटेंट एज क्लोरोफिल ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया और फोटोसिंथेटिक नंबर। याद रखिएगा बेटा, कौन सा नंबर? फोटोसिंथेटिक नंबर एज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? CO2 का एसिमुलेशन करते हैं।
CO2 का फिक्सेशन करते हैं। CO2 का फिक्सेशन करते हैं और CO2 का फिक्सेशन के लिए हमको क्या लगता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पर ग्राम क्लोरोफिल, और इसमें टाइम तो पर आवर। तो CO2 फिक्सेशन बाय पर ग्राम क्लोरोफिल पर आवर इज नोन एज फोटोसिंथेटिक नंबर। याद रखिएगा बेटा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर 10 ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, 10 ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तो एक ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है। 10 ऑक्सीजन इवॉल्व होगा तो एक ऑक्सीजन क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन कंज्यूम इसीलिए होगा क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए भी तो लगेगा ना। रेस्पिरेशन कहीं भी हो उसको ऑक्सीजन लगेगा ही। यानी जो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए तो इसके बाद जो अवेलेबल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो प्लांट फिर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है जिससे उनको एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं बेटा? लॉस्ट हो जाते हैं। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण। और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इसीलिए जीपीपी -R को हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्लांट जितना बनाया उसमें से कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रेस्पिरेशन के दौरान तोड़ता है खुद के एनर्जी के लिए। तो कुछ ना कुछ ग्लूकोज का नुकसान तो हुआ और वही नुकसान रेस्पिरेटरी लॉस कहलाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर 10 O2 इवॉल्व होता है तो एक ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है। और रात में तो प्लांट, ठीक है, ऑक्सीजन ही लेता है और CO2 छोड़ता है। ये सिर्फ दिन में CO2 लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। क्लियर? अब यहां देखिए, इसीलिए जीपीपी डिपेंड्स अपॉन, जीपीपी डिपेंड्स करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? लाइट इंटेंसिटी पे। किस पर डिपेंड करेगा? लाइट इंटेंसिटी पे। याद रखिए बेटा, लाइट इंटेंसिटी यानी आप देखोगे सुबह के समय में जिसको बोलते हैं डॉन, DAWN, हाँ ये DON डॉन नहीं, DAWN डॉन, मतलब सूर्य जब निकल रहा है तब उसको डॉन बोलते हैं, और जब सूर्य अस्त होता है तब उसको बोलते हैं डस्क। तो डॉन और डस्क के समय में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा। समझ गए? तो इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिटरमाइन करता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, और फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे। यानी कि जो फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा वो किसको अफेक्ट करेगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। फिर से हम बोल रहे हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का। यानी फोटोसिंथेसिस को जो फैक्टर प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करता है। इसीलिए जिस फैक्टर पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा उसी फैक्टर पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी डिपेंड करेगा 100%। यानी कि जीपीपी डिपेंड्स अपॉन लाइट इंटेंसिटी, CO2 कंसंट्रेशन। कौन सा बेटा? CO2 कंसंट्रेशन। फोटोसिंथेटिक एपरेटस, कैसा फोटोसिंथेटिक एपरेटस है, और क्लोरोफिल नंबर या वेट, इस पे डिपेंड जरूर करेगा। ये सारे फैक्टर है, और भी फैक्टर है बहुत सारे, लेकिन ETC कर देते हैं। ये फैक्टर है जिस पर जीपीपी डिपेंड करता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। फिर आते हैं बेटा NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP का मतलब क्या होता है?
एनपीपी का सीधा मतलब होता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, उसी को बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है। मान लो कोई इंसान अगर नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, या कोई दुकानदार है, ठीक है, इंसान को छोड़ो, नौकरी वाले को छोड़ दो, कोई दुकानदार है, वो एक सामान लाया, 10 रुपए में लाया और उसको बेचा कितना में, 15 रुपया में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये का ना। तो ठीक उसी तरह से नेट जब भी निकालते हैं तो कितना बचा उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान जितनी भी बायोमास बनाया, या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया, या जितना भी फूड बनाया, वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए ना बेटा। अब एनर्जी चाहिए तो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो जो ग्लूकोज बनाया है उसमें से ग्लूकोज लेके उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो कुछ ग्लूकोज कम होगा ना। इसीलिए इसको हम डिफाइन करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, और इसको हम लिख सकते हैं एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। क्लियर? यानी कि मतलब जीपीपी है जितना बना और रेस्पिरेशन में जितना ग्लूकोज खत्म हुआ उसको माइनस कर दीजिए तो वो नेट होगा। अब एक बात और दिमाग में रखना है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज ज्यादा होगा किससे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो इसीलिए जीपीपी ऑलवेज मोर देन एनपीपी। अब आता है कंडीशन कि जो रेस्पिरेटरी लॉस है, तो ऑर्गेनिज्म तो बहुत तरह के हैं, सबका अलग अलग रेस्पिरेटरी मोड है। क्या सबके अंदर रेस्पिरेटरी लॉस एक ही ढंग का होगा? बिल्कुल भी नहीं। सबके अंदर रेस्पिरेटरी लॉस जो होगा एक ढंग का नहीं होगा। यानी कि जैसे जैसे आप ऑटोट्रॉप से आगे बढ़ते जाओगे रेस्पिरेटरी लॉस ज्यादा होते चला जाएगा। यहां देखिए बेटा, आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉस फॉर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप जो अपना भोजन खुद बनाता है उसके लिए 20% अप्रोक्सीमेटली, उसके लिए 20% अप्रोक्सीमेटली। जो हर्बीवोर्स है, जो ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो प्लांट के बनाए गए भोजन को खा रहा है डायरेक्ट, वो कितना, अप्रोक्स 30%, 30%। और जो कार्निवोर्स है यानी कि फ्लैश ईटर है, फ्लैश ईटर जो है वो कितना परसेंट, 60%। यानी कि देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी लॉस है, जैसे जैसे हम ऑटोट्रॉप से कार्निवोर्स पे आए, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी लॉस क्या हुआ, बढ़ता गया। ये बात याद रखिएगा। यानी कि अब आप देखिए कि रेस्पिरेटरी लॉस जब जीपीपी से माइनस होगा तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, और यही प्रोडक्टिविटी किसके लिए अवेलेबल रहता है, कंज्यूमर के लिए। यानी कि अवेलेबल, ये जो एनपीपी है ये अवेलेबल क्या है, बायोमास है या फूड है या ऑर्गेनिक मैटर है, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। और कंज्यूमर्स में क्या आ जाते हैं बेटा, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, आया दिमाग में? तो ये सारे तथ्यों को, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हमने चीर के फाड़ के कंसेप्ट को आपके सामने लाया है। याद कीजिए बेटा, एनसीईआरटी लाइन बोर्ड पे लिखने से एनसीईआरटी समाप्त नहीं होता। एनसीईआरटी को जीना पड़ता है, एनसीईआरटी को फील करना पड़ता है, दिल से एनसीईआरटी दिमाग तक ले जाना पड़ता है, तभी कंसेप्ट दिल से और दिमाग तक रहता है। तो इसको लिखिए अच्छे ढंग से। देखो बेटा, यानी कि जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं, जब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कैसे कैसे वो सारे फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब भी बात होगी तो वो सारे फैक्टर की बात होगी जिस पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स करता है। और ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वेरीज करता है।
ये किस किस बात पर डिपेंड करता है? तो देखिए, स्पेसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, स्पेसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि उस स्पेसीज में वो उस एरिया में वो कौन से स्पेसीज हैं, उस एरिया में वो कौन से स्पेसीज है। क्या सारे के सारे हर्ब्स हैं, या सारे के सारे श्रब्स हैं, या ट्रीज हैं, या फाइटोप्लैंक्टन है उस एरिया में, पॉन्ड इकोसिस्टम है, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, या ओशियन इकोसिस्टम है, कौन सा इकोसिस्टम है, किस तरह के प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी उनकी कैसी है, उनके आजू बाजू में न्यूट्रिएंट कैसे हैं, ये सारी बातों को कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ता है जब हम इकोसिस्टम पढ़ रहे होते हैं। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये सारे चीजों पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए कि स्पेसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया का मतलब होता है ये कौन कौन से प्लांट के स्पेसीज या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उस एरिया में। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे ही आ गया तो लाइट आ गया। क्या आ गया बेटा? लाइट आ गया। क्या आ गया बेटा? टेम्परेचर आ गया। आया दिमाग में? क्या बेटा? ये लाइट, टेम्परेचर, ईटीसी कर देंगे, ये सारे के सारे क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर है। यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइट की इंटेंसिटी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलग अलग होते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब सूर्य की रोशनी इंटेंस रहती है, कितने बजे? दोपहर में, नून के टाइम में, तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, वो कब? डॉन एंड डस्क के समय में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में। यानी कि लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब पर डिपेंड करता है। और ये आप फोटोसिंथेसिस में जरूर पढ़े होंगे। C3 प्लांट, C4 प्लांट, अलग अलग प्लांट के बारे में भी पढ़े होंगे जो डिपेंड करता है इन सारी बातों पर। अब आता है न्यूट्रिएंट। यस, न्यूट्रिएंट एक मेजर कॉज है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, अगर न्यूट्रिएंट की कमी रही प्लांट के इन्वायरमेंट में, यानी कि सॉइल में या वाटर में, तो फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा। क्योंकि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम क्लोरोफिल को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि अगर वो सॉइल जिसमें नाइट्रोजन कमी हो, वो सॉइल जिसमें मैग्नीशियम ना हो, वो हैबिटेट जिसमें ये सब न्यूट्रिएंट ना हो, तो वहां पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो फोटोसिंथेसिस होगा वहां बहुत अच्छा नहीं होगा। वहां पर जो प्लांट होंगे या वहां पर जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए ओशियन में, याद रखिएगा, इसीलिए ओशियन में जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे ढंग से नहीं होता है। इसीलिए उसका प्रोडक्टिविटी केवल 55 बिलियन टन होता है, जबकि पूरा होल बायोस्फीयर का जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो अप्रॉक्स 170 बिलियन टन है। और आपको भी पता है कि ये जो ओशियन है ये कितना ऑक्युपाई करता है? 70% सरफेस अर्थ का ओशियन ऑक्युपाई करता है। इतना बड़ा सरफेस और इतनी छोटी सी प्रोडक्शन कैसे? क्योंकि ये जो अगर आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो 32% है टोटल का, इसका 32% है केवल। समझ गए? 70% पे रह रहा है और नेट प्रोडक्टिविटी में इसका इंपॉर्टेंस कितना है? 32%। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि आप देखिएगा इन ओशियन में क्या रहता है, यानी कि ये जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। मोर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और ये अनफेवरेबल रहता है, हर प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दूसरी बात, यहां पर मेनली अलगी होते हैं, अलगी एंड फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी इनसफिशिएंट है,
यानी कि बहुत हायर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी नहीं है, लो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, लो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, लो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है। दूसरी बात, लो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, यहां पर लेस नाइट्रोजन रहता है, लेस नाइट्रोजन। और आपको पता है ना, लेस नाइट्रोजन अगर रहेगा, आपको भी पता है, तो नाइट्रोजन वन ऑफ द एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट है जो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल बनाने के लिए यूज होता है। आपको पता होना चाहिए जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो हेड रहते हैं उनमें 4 नाइट्रोजन एलिमेंट रहते हैं, 4 नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम रहते हैं प्रत्येक क्लोरोफिल के हेड में। यानी कि नाइट्रोजन के बिना क्लोरोफिल बनाना एकदम अलग बात होगी। तो नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसीलिए वहां पर उस ढंग से क्लोरोफिल नहीं बनते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, क्लोरोफिल कंटेंट पर। तो जब क्लोरोफिल ही कम होगा तो फोटोसिंथेटिक कहां से होगा, और जब फोटोसिंथेटिक नहीं होगा तो बताइए आप प्रोडक्टिविटी कहां से आएगा, चाहे आप कितना भी रहो। समझ गए? यानी कहने का सीधा मतलब है कि 55 बिलियन टन्स यानी कि 32% इसका कंट्रीब्यूशन होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, ड्यू टू दिस रीजन। इसीलिए ओशियन में लो प्रोडक्टिविटी होता है। क्या होता है बेटा? लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी होने के ये सारे के सारे क्या है बेटा? कॉज हैं। क्लियर? तो यही सारी बातें लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। यानी जो हर्ब्स होंगे उनकी कैपेसिटी अलग होगी, उनका सरफेस एरिया अलग होगा, उनमें क्लोरोफिल का कंटेंट अलग होगा, जो श्रब्स होंगे उसमें अलग होंगे, मोनोकॉट होंगे उसमें अलग होंगे, डाइकॉट होंगे उसमें अलग होंगे। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, इसीलिए ना जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कौन सा प्लांट बेटा? इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो कहां ग्रो करते हैं? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में, जहां नाइट्रोजन की कमी रहती है। इसीलिए वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट है ना, ब्लैडर वॉर्ट, ये सारे के सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में पाया जाता है, स्पेशली जहां नाइट्रोजन कम रहता है। तो इसीलिए वो क्या है बेटा? पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्या है? पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स है। फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट के लिए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के लिए, नाइट्रोजन के लिए किस पर डिपेंड रहता है? तो इंसेक्ट पर डिपेंड रहता है। तो ये सारे फैक्टर थे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। फिर हमने ये सीखा कि क्यों ओशियन जो 70% सरफेस को कवर करता है, केवल 32% प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करता है। कंट्रीब्यूशन इसका केवल 32% है। क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमने पढ़ा बेटा। अच्छे से लिखो इसको। देखो बेटा, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कौन सा बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या कि जो कंज्यूमर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशंस होगा वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा। यानी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ये ग्रासलैंड है। ये कौन सा बेटा? ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड जैसे ही आया तो ये प्लांट रहते हैं, ग्रास रहते हैं। इसको खाता कौन है? रैबिट। अगर रैबिट खाया तो यहां पर जो आया, यहां पर फूड चेन है। ये कौन सा चेन है बेटा? फूड चेन से इसको भोजन मिला। और रैबिट्स के अंदर क्या हुआ बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्या हुआ बेटा? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के कारण वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और यही वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्शन।
और यही फिर कौन लेता है बेटा, यही आगे का, यानी कि इसको खाने वाला, रैबिट को खाने वाला कौन होगा, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कार्निवोर्स के लिए लाभदायक रहता है, यानी कि उनके लिए प्रोडक्शन होता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब लगे हाथे जो देखना है, हमें देखना है, क्या देखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोडक्टिविटी, अभी हमने पढ़ा ना कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोडक्टिविटी होगा, तो वो कैसे उसका ऑर्डर होगा। तो डेजर्ट स्क्रब, यानी कि जो डेजर्ट है उसमें प्लांट वगैरह, तो कहीं कहीं पैचेज ऑफ प्लांट रहते हैं, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड सबसे कम डेजर्ट स्क्रब में, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड में, उससे ज्यादा सवाना में, फिर उससे ज्यादा टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट। कोनिफेरस फॉरेस्ट मतलब निडल लाइक लीफ रहेगा, क्या रहेगा बेटा, निडल लाइक लीफ रहेगा। फिर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, पतझड़ वाले वन में, ठीक है। अब इसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सा बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद रखो कौन सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहां पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। खूब क्वेश्चन पूछता है नीट में इससे, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, इस बात को दिमाग में रखिए। फिर आता है बेटा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगा, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस जो है तुमको टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सबको मिला देगा, उसमें पूछेगा कि कौन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, तो उसके लिए भी हमने ऑर्डर दिया है। डेजर्ट सबसे कम, उससे ज्यादा ओशियन, फिर उससे ज्यादा लेक्स, फिर उससे ज्यादा पॉन्ड्स, फिर उससे ज्यादा ग्रासलैंड, फिर उससे ज्यादा फॉरेस्ट से ज्यादा स्ट्रीज। याद कीजिए, जहां समंदर का पानी और नदी का पानी मिलता है, उससे ज्यादा कोरल रीफ। सर ये कोरल रीफ क्या है, पढ़े होंगे आपने एनिमल किंगडम में, कोरल रीफ फॉर्मेशन स्पॉन्जी, ठीक है। स्पॉन्जी जो होते हैं पोरीफेरा किंगडम, वो कोरल रीफ बनाता है। यानी ये ओवरऑल आइडिया हो गया आपको, प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह का होता है, ये सारे आइडिया हो गया। और याद रखिए बेटा, ये नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एकदम आते हैं। और इस बार इस टॉपिक से आने का संभावना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से। याद रखना बेटा, हम आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं। बेटा रिवीजन का यह मतलब नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा लिख के फास्ट में पढ़ा दो। रिवीजन का यह मतलब होता है कि जो भी कमजोरी हो वो रिवीजन में दूर हो जाए। रिवीजन का मतलब होता है सारे कमजोरियों का सत्यानाश कर देना, क्योंकि अगर आपको लगातार जीतना है तो जीत के उम्मीद को बढ़ाए रखना है, तो आपको हर दिन अपने कमजोरियों पर काम करना होगा। अगर आप कमजोरियों पे काम करना सीख गए तो जग में नाम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा जल्दी से जल्दी इसको लिखिए। देखो बेटा, तो हम लोगों ने आज प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में है ना पिन किया हुआ रहता है बेटा बोर्ड के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस। नीट के क्वेश्चंस में हमने इस बार सब टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कोई भी बुक से बनाओ, कहीं से भी आने दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चंस भी रॉन्ग नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है आपको। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना स्ट्रेस बायोलॉजी को एंजॉय करते रहिए। क्यों? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।